गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को भारत की न्यायपालिका के बारे में बताऊंगी। मैंने आप लोगों को न्यायपालिका के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था और यह भी बताया था कि जो न्यायपालिका है वो शासन का एक स्तंभ होती है। भारत में शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे बच्चों। अब हम बात करते हैं भारत की न्यायपालिका के परिचय के बारे में। तो भारत सरकार की 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह एक स्वतंत्र निकाय है और कार्यकारी और विधायिका से अलग है। न्यायपालिका इस तरह से संचालित होती है कि यह कार्यकारी और विधायिका दोनों को उनकी अनिवार्य भूमिका में रखती है। इसका मुख्य कार्य लोगों को न्याय दिलाना है और भारतीय न्यायपालिका को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से कानूनी प्रणाली विरासत में मिली और भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अदालतों की एकल प्रणाली को अपनाया गया। यह केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करती है। तो जिस प्रकार से हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन को ग्रहण किया था, उसी प्रकार से हमने 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय न्यायिक प्रणाली को भी ग्रहण किया था। अब हम बात करते हैं भारत में न्यायपालिका की संरचना की। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो होता है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों पर किसी भी प्रकार की अपील और कहीं पर भी नहीं की जा सकती। जो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक ही होता है। उसके निचले स्तर पर आते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है वो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। उसके नीचे फिर हम अधीनस्थ न्यायालयों की बात करते हैं। इसको हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द अपेक्स कोर्ट इन द इंडिया एट न्यू दिल्ली, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में है, एक ही है। पूरे भारत के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट्स हर स्टेट का एक होता है और हर स्टेट का एक हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट में कभी अगर कोई मुकदमा चल रहा होता है तो उसका जो वो है उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। इसमें 2 तरह के जजेस काम करते हैं, सिविल जजेस और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, 2 तरह के जजेस काम करते हैं। एक बार मैं इसको सिंपल अर्थों में आप लोगों को समझा देती हूँ कि भारत की जो न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका की संरचना इस प्रकार की होती है कि उसमें मतलब हम 3 तरह का प्रशासन देखते हैं बच्चों, केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन जो होता है, केंद्रीय प्रशासन के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो पूरे भारत के लिए होते हैं। राज्य प्रशासन के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। स्थानीय प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन में लोकल लेवल पर सरकार चुनी जाती है और लोकल लेवल पर ही विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से जो राज्य हैं उस राज्य को विभिन्न ज़िलों में बांटा जाता है। हर ज़िले का एक कोर्ट होता है। तो प्रारंभिक जो मुकदमा होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से अगर कोई सहमत नहीं है तो फिर वो उसकी अपील हाई कोर्ट में कर सकता है। हाई कोर्ट का जो निर्णय सुनाया जाता है उससे भी अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिसीज़न के बाद वो कहीं पर भी और मतलब उससे आगे एक व्यक्ति न्याय के लिए नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अंतिम और सर्वमान्य होता है। तो इस प्रकार से भारत की जो न्यायपालिका है वो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र रहते हुए कार्य करती है और संविधान की व्याख्या करने का काम करती है, व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण करने का काम करती है और व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था
इसने भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान ले लिया। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है। यह संविधान का व्याख्याकार, संरक्षक और नागरिकों के मौलिक अधिकार का गारंटर है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। इसमें 31 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, लेकिन धीरे धीरे संशोधनों के पश्चात इसको परिवर्तित कर दिया गया। जब हम सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों की बात करते हैं तो यह कानून के उल्लंघन की रोकथाम करता है, संवैधानिक प्रश्नों पर निर्णय लेता है, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्य करता है, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करता है, न्यायपालिका से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून बनाता है, संविधान और कानूनों की व्याख्या करता है। यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को समय समय पर विधि से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होते हैं अगर, तो उनके बारे में विभिन्न प्रकार की सलाह देने का कार्य भी करता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होता है और ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत असीम शक्ति है कि यह संविधान के संरक्षण का कार्य करता है। यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती या उसके द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कोई कानून ऐसा है जो संविधान के विपरीत है, तो ऐसे कानून की व्याख्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको क्या कर सकता है, वो अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लिया जाना अनिवार्य होता है। इनके निष्कासन की अगर हम बात करें तो उन्हें राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा हटा दिया जाता है। निष्कासन आदेश संसद द्वारा एक अभिभाषण के बाद ही राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। महाभियोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा विनियमित है। इसका निष्कासन प्रस्ताव लोकसभा में 100 सदस्यों और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। संविधान द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, और अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को अपना पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकते हैं, या फिर उन्हें संसद के एक आदेश द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। उन्हें सत्तारूढ़ भत्ता भी दिया जाता है। मुफ्त आवास और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और ये जो खर्चा होता है इस खर्चे को भारत के समेकित कोष से दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की। भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: मूल न्यायाधिकार, अधिकार क्षेत्र, अपील न्यायिक क्षेत्र, सलाहकार क्षेत्राधिकार, रिकॉर्ड की अदालत, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और अन्य शक्तियाँ। न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसमें वह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। इसके अलावा अन्य शक्तियों में इसका कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होता है। यह स्वयं अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का हल कर सकता है। इसके पास उच्च न्यायालय के लंबित मामलों को वापस लेने का अधिकार भी होता है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है, ज़्यादातर मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष अगर कभी कोई विधिक प्रश्न उपस्थित होता है, देश की राजनीति के समक्ष कोई संकट उपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं।
और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका कार्य का मतलब उसका जो कार्य करने का तरीका है वो कार्य करने का तरीका बढ़ता जा रहा है और उसके माध्यम से न्यायपालिका एक्टिव होती जा रही है। इसी को न्यायिक सक्रियता का युग कहा जाता है। अब हम उच्च न्यायालयों की बात करते हैं। भारत का उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे संचालित होता है। यह राज्य के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थान पर होता है। 1866 में कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। संविधान में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के लिए एक प्रावधान है, लेकिन 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा एक या अधिक राज्य में एक ही न्यायालय भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ऐसा हो सकता है कि एक न्यायाधीश के द्वारा 2 राज्यों को संभाला जाए, 2 न्यायाधीशों के द्वारा 1 राज्य को संभाला जाए। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति समय समय पर उच्च न्यायालय की शक्तियों का निर्धारण करते हैं। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसके पास पर्यवेक्षी और सलाहकार की भूमिका होती है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के पास अन्य अधिकारों को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए सभी अधिकार क्षेत्र उनको प्राप्त होते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को परिवर्तित कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मतलब कि जब राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें राज्यपाल का भी परामर्श लिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन राष्ट्रपति के एक आदेश के बाद किया जाता है, जब संसद द्वारा उसे संबोधित किया जाता है। संबोधन को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। वह अस्थायी अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अस्थायी अवधि के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्य कर सकता है। साथ ही एक उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उसकी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। अब हम बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालयों की। अधीनस्थ न्यायालय राज्य के उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है। ये न्यायालय जिला और निचले स्तर पर उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय संबंधित होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। इसमें सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण होता है। उसके पास नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्र अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। उसके पास जिलों में सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सभी पर्यवेक्षी शक्तियां प्राप्त होती हैं। सत्र न्यायाधीश को आजीवन कारावास और मृत्युदंड देने की शक्ति दी जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 323 प्रशासनिक न्यायाधिकरण के साथ संबंधित है। ये सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए स्थापित किया गया है। संसद के पास विवादों को निपटाने की शक्ति होती है और केंद्र के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्यों के लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। मतलब कि ये जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है केंद्र में अलग होते हैं, राज्यों में अलग होते हैं। केंद्र में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए इनकी व्यवस्था की गई है और राज्यों में जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए इसकी व्यवस्था की गई है। इनका वेतन और भत्ते भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें मुफ्त भत्ते, आवास और अन्य कई सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार भारत में जो न्यायपालिका है उसका त्रिस्तरीय संगठन है और इस त्रिस्तरीय संगठन में व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो न्यायपालिका की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लोक अदालतों की। लोक अदालत को लोगों की अदालत के रूप में जाना जाता है। सरकार द्वारा सुलह और समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा किया जाता है। इसमें 1986 में पहली लोक अदालत चेन्नई में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष या 2 अन्य सदस्यों के रूप में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है। यह कोई कोर्ट फीस नहीं है। लोक अदालत का निर्णय विवादों के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है। मतलब त्वरित न्याय के लिए लोक अदालतों की स्थापना की गई और लोक अदालतों
के द्वारा जो डिसीज़न दिए जाते हैं वो डिसीज़न बाध्यकारी होते हैं, वो दोनों पक्षों को मानने ही होते हैं। इस प्रकार भारत में एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान के अनुसार कार्य करती है, संविधान की व्याख्या करने का कार्य करती है, संविधान के संरक्षण का कार्य करती है, इसके साथ में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की भी वो रक्षा करती है। कुल मिलाकर के एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया जाना आवश्यक होता है और भारत में न्यायपालिका उन सभी समीकरणों को पूरा करती है। मैं अगली क्लास में आप लोगों को भारतीय न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिकाओं के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।